दिल्ली में पिछले 28 घंटे से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी का मेगा शो जारी है। भारत के जिगरी दोस्त रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी ने आज द्विपक्षीय बैठक की, कई समझौतों पर साइन किए, लेकिन आज इन समझौतों के साथ ही मोदी और पुतिन ने साइन कर दिया है आसिम मुनीर के मौत का ऑर्डर। जी हां, डेथ वारंट। कैसे पुतिन मोदी की मुलाकात मुनीर का डेथ वारंट बनकर आई है, बताते हैं आपको हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली में मोदी और पुतिन गले मिल रहे थे, दोस्ती का नया आयाम लिखा जा रहा था। तो वहीं दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में घबराहट फैली थी। डर का माहौल इतना बढ़ा था कि जो काम 6 दिन से रुका था उसे आनन फानन में शहबाज शरीफ ने कर डाला। भारत से बुरी तरह जंग हारने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया। सीडीएफ बनने के बाद अब मुनीर 2030 तक पाकिस्तानी सेना, एयरफोर्स और नेवी के प्रमुख बने रहेंगे। जिस नोटिफिकेशन को लेकर पाकिस्तान में लंबी चर्चाएं थी, वो ठीक उसी रात साइन किया गया जिस वक्त पुतिन भारत पहुंचे थे। ऐसा लग रहा है शहबाज और मुनीर पुतिन के भारत दौरे की एक एक तस्वीर टीवी पर देख रहे थे। पाकिस्तान में मुनीर ने शहबाज की जुबान बंद कर दी है, लेकिन अपने देश की जनता की आवाज कैसे बंद करेगा? एक तरफ मुनीर को सीडीएफ बनाने के दस्तावेज पर दस्तखत किए जा रहे थे, तो दूसरी ओर उनकी बर्बादी की पूरी पटकथा दिल्ली में लिखी गई। मुनीर का यह खौफ आज 10 गुना और बढ़ गया जब पुतिन और मोदी फिर गले मिले। और इस बार तो पुतिन के सामने ही पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। जब जिक्र हुआ पहलगाम आतंकी हमले का, आतंकवाद का, रूस भारत सहयोग का, रक्षा में साझेदारी का, यानी वो सारे मुद्दे जो सीधे तौर पर पाकिस्तान पर असर डालते थे। मुनीर समझ चुका है कि पुतिन के साथ हुई मुलाकात में पाकिस्तान के पैकअप का प्लान बना दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर रूस ही नहीं पूरी दुनिया के सामने आतंकिस्तान को कड़ा संदेश दे डाला। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आतंकवाद के खिलाफ रूस हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो आतंकी हमलों की निंदा हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर में सहयोग। रूस का साथ जो पाकिस्तान ही नहीं चीन और अमेरिका को भी चुभता है। ऑपरेशन सिंदूर में तो रूस में ही बना वो सुदर्शन चक्र था जिसने पाकिस्तान की चीनी मिसाइलों को फेल कर दिया था। भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर से बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया था और रूस के फाइटर जेट सुखोई 30 ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया था। आज भी जब पुतिन और मोदी की ज्वाइंट स्टेटमेंट आई तो पुतिन ने भारत के रक्षा सहयोग पर बड़ा बयान दिया। Our country, for the last half a century, has been helping to arm and modernize the Indian Army, including the Air Defense Forces, Aviation, and the Navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. आतंकवाद के साथ साथ भारत और रूस के साथ बड़ी डिफेंस डील को लेकर बात हुई है। पुतिन की यात्रा के दौरान डिफेंस डील का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन अगले कुछ दिनों में जब भारत और रूस के बीच सबसे बड़ी सैन्य डील का खाका सामने आएगा तो ये मुल्ला मुनीर समेत पूरे पाकिस्तान की बर्बादी का खाका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन करीब 25 घंटे की भारत यात्रा खत्म करके बस कुछ ही देर में रूस रवाना होने वाले हैं। कल से लेकर आज तक ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बताती हैं कि अब मोदी पुतिन की दोस्ती का नया अध्याय शुरू हो गया है। मोदी पुतिन की मुलाकात ने दुनिया को 8 बड़े मैसेज दिए हैं। आपको दिखाते हैं मोदी पुतिन की दिल्ली एल्बम कैसी दिखती है। भारत और रूस की दोस्ती कितनी दमदार है, दुनिया को अगर ये जानना है तो मॉस्को से आए दोस्त का दिल्ली एल्बम देख लें।
हैदराबाद हाउस में सुपर पावर जोड़ी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब मोदी पुतिन द्विपक्षीय बातचीत के लिए एक साथ जा रहे थे। द्विपक्षीय वार्ता में कई ऐतिहासिक डील, जिगरी दोस्त का ग्रैंड वेलकम। सुबह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पुतिन का राजकीय स्वागत किया गया। कल एयरपोर्ट पर जब मोदी पुतिन गले मिले, एयरपोर्ट से दोनों वर्ल्ड लीडर एक ही गाड़ी में बैठकर पीएम हाउस पहुंचे। दोस्त के लिए दावत, मॉस्को के रंग में पीएम आवास, डिनर डिप्लोमेसी, रूसी भाषा की गीता भेंट। ध्रुव तारे की तरह अटल दोस्ती। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती की ये वो 8 तस्वीरें हैं जो दुनिया के लिए 8 बड़े संदेश हैं। मोदी और पुतिन की मुलाकात ने अमेरिका और तमाम कूटनीतिक मंचों को साफ साफ बता दिया है कि भारत और रूस न सिर्फ अपने द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत कर रहे हैं, बल्कि बदलते ग्लोबल पावर बैलेंस में अपना रोल खुद तय कर रहे हैं। मोदी और पुतिन की मुलाकात ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि कोई देश लाख बाधा बनने की कोशिश करे, भारत और रूस का रिश्ता सीमाओं से परे है। रिश्ता सिर्फ रणनीतिक साझेदारी का नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। इस मुलाकात में अमेरिका और यूरोप के लिए बड़ा संदेश है। पुतिन और मोदी 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $100 बिलियन तक ले जाने की सहमति दे दी है। अगर अमेरिका को लगता है कि वो टैरिफ बढ़ाकर भारत और रूस को मजबूर कर सकता है, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों देश वेस्ट के दबाव के बावजूद मजबूत आर्थिक रिश्ते बनाए रखेंगे। पुतिन और मोदी की मीटिंग में रक्षा सहयोग पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। दोनों देशों ने एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स के निर्माण और भविष्य के साथ मिलकर सहमति जताई। यानी दुनिया को भारत ने बता दिया है कि रक्षा जरूरतों के लिए रूस ही उसका ऑल टाइम फेवरेट पार्टनर था, है और रहेगा। पुतिन ने यह भी माना है कि ना तो रूस और ना ही भारत दोनों किसी तरह के दबाव में नहीं आते। मतलब साफ है, भारत रूस की साझेदारी नया पावर सेंटर बना सकती है, जहां फैसले अपने हितों के हिसाब से लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से हुई मुलाकात में यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल सिक्योरिटी पर बेबाक राय रखी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं, बल्कि शांति के पक्ष में है। यह बयान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत ने अपनी विदेश नीति के मायने में शांति और समाधान वाली दिशा बनाए रखी है, ताकि भारत को किसी भी पक्ष से ना जोड़ा जा सके। पुतिन और मोदी की मुलाकात में किसी की जुबान पर अमेरिका का नाम नहीं आया, लेकिन जो बातचीत से तय हुआ उसने साफ कर दिया कि ना तो भारत और ना ही रूस अमेरिका के दबाव के आगे कभी झुकेगा। यही नहीं, दोनों ही नेताओं ने पश्चिमी देशों को संकेत दे दिया है कि भारत और रूस वैकल्पिक पावर सेंटर बनाने पर काम कर रहे हैं। यानी दुनिया में सिर्फ एक ही देश की नहीं चलेगी। भारत और रूस ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी दोस्ती सिर्फ रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस, एआई के क्षेत्र में दोनों देश साझेदारी बढ़ाएंगे। मतलब साफ है कि भारत रूस को सिर्फ टेक्नोलॉजी साथी के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि वो मिलकर दुनिया को दिशा दिखाना चाहते हैं। डिफेंस और स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। इससे इन सेक्टर्स में नए अवसर बने हैं। अब हम सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। पुतिन और मोदी ने आतंकवाद से मिलकर जंग का संकल्प लिया। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर प्रहार है और इसके खिलाफ भारत रूस की वैश्विक एकता सबसे बड़ी ताकत है और ये जारी रहेगी। ये संकेत पाकिस्तान के लिए भी है, साथ में पाकिस्तान परस्त देशों के लिए भी। ना तो आतंकियों को पालने वाले बचेंगे, ना ही फंडिंग करने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज हैदराबाद हाउस में मुलाकात के बाद कई अहम समझौतों पर मुहर लगी, जिससे भारत और रूस के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। क्या क्या था इस समझौते में बताता हूं आपको। सबसे अहम समझौता परमाणु ऊर्जा सहयोग को लेकर के हुआ, जिसमें ज्वाइंट न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलपमेंट और कुडनकुलम पावर प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर फैसला किया गया। इससे परमाणु बिजली क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ डिजिटल करेंसी सहयोग को लेकर समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों का डिजिटल करेंसी सिस्टम जुड़ेगा। इसके अलावा मैन पावर मोबिलिटी को लेकर के दोनों देशों के बीच सहमति बनी है, जिससे भारतीय श्रमिकों का रूस जाना और वहां काम करना पहले से भी ज्यादा आसान हो पाएगा। 2030 तक दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते स्थिर हो पाएंगे।
साथ ही शिपिंग, ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है और अहम समझौता वीजा को लेकर भी हुआ है, जिसके तहत भारत रूसी यात्रियों को 30 दिन का फ्री ई वीजा देगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में हैं और तगड़ा झटका 7 समंदर दूर बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है। ट्रंप की निगाहें हर वक्त केवल भारत और रूस के बीच हो रहे समझौतों पर टिकी हुई हैं। पुतिन अब से कुछ देर के बाद रूस के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन वो सबसे बड़ा शॉक ट्रंप को देकर जा रहे हैं। क्या है वो झटका, क्या है वो शॉक, देखिए रिपोर्ट। पुतिन के भारत में 30 घंटे। भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। ट्रंप को 30 वोल्ट का जोरदार करंट। We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. रूस से तेल सप्लाई बगैर रोक टोक के। राष्ट्रपति पुतिन के भारत में 30 घंटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित हुए हैं। इधर भारत रूस की दोस्ती के 25 साल पूरे हुए, उधर दिल्ली से पुतिन ने वॉशिंगटन को मैसेज दे दिया है कि इस दोस्ती के बीच अब कोई नहीं आ सकता। भारत के सबसे दिलदार दोस्त ने भारत का साथ निभाकर अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ बड़ा खेल कर दिया है। यह खेल हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ। पुतिन ने भारत को तेल की सप्लाई जारी रखने का ऐलान करके ट्रंप को जोरदार तमाचा मारा है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत पर 25% ज्यादा शुल्क लगा दिया है। यही कारण रहा कि पुतिन की भारत यात्रा में तेल, व्यापार और अमेरिकी प्रतिबंध बड़ा मुद्दा रहे। लेकिन पुतिन इस बार भारत के लिए मैदान में सीधे उतर आए और साफ कहा कि अगर अमेरिका खुद रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है तो वो भारत को रूसी तेल खरीदने से रोक नहीं सकता है। Reliable supply of oil, gas, coal and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. पुतिन के एक स्टेटमेंट से 14,000 किलोमीटर दूर बैठे ट्रंप के होश उड़ गए होंगे। खैर, ट्रंप की जलन तो तभी सामने आ गई थी जब पुतिन भारत की धरती पर लैंड करने वाले थे। तभी ट्रंप ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि मैं अभी अमेरिकी जहर से निपटने की कोशिश कर रहा हूं। उनका ये मैसेज किसके लिए था ये तो नहीं लिखा, लेकिन उनके मैसेज की टाइमिंग उनके इशारे को बताने के लिए काफी थी। ट्रंप के साथ साथ अमेरिकी मीडिया को भारत रूस की दोस्ती वैसे ही खटक रही है। इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ये समय भारत के लिए खास तौर पर मुश्किल है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपनी आर्थिक उलझन को सुलझाने का रास्ता ढूंढ रहा है। वहीं यूएस की मशहूर मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने लिखा कि भारत डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के गुस्से का सामना कर रहा है, पाकिस्तान के साथ दशकों में अपनी सबसे बुरे झगड़े से जूझ रहा है और बड़ी क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। उसे अपने करीबी रूसी दोस्त की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। ट्रंप से लेकर अमेरिकी मीडिया का सुलगा मिजाज बता रहा है कि दिल्ली से ब्रॉडकास्ट हो रही तस्वीरें सुपर पावर अमेरिका के लिए गले की हड्डी बनी हुई हैं, क्योंकि पुतिन और पीएम मोदी ये साफ कर चुके हैं कि भारत रूस संबंधों पर किसी दबाव का असर पड़ने वाला नहीं है। दोनों देश सोवियत काल से चले आ रहे रिश्तों के लिए कमिटेड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के सीएम जो करते हैं वो मॉडल बन जाता है। अब घुसपैठियों के प्रदेश से खात्मे के लिए योगी ने महाअभियान छेड़ दिया है। अब लगता है कि योगी का घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर करने का प्लान भी एक मॉडल बनने वाला है, एक नजीर बनने वाला है। क्यों? क्योंकि घुसपैठियों से पार पाने की जो योजना योगी ने निकाली है वो काफी असरदार लग रही है। इससे पहले योगी कई मॉडल अपने हिट कर चुके हैं और दूसरे राज्यों में उनके वो मॉडल अपनाए भी गए हैं। पुलिस कमिश्नर खुद सड़कों पर उतर आए हैं। के लिए जो गलत लोग है ना, जिन लोगों का जो धारणा गलत है, जो सोच गलत है, उनके लिए पुलिस घूम रही है।
महापौर चेकिंग अभियान तेज करने की बात कर रहे हैं। जो नागरिक हैं, इस देश के देवतुल्य नागरिक हैं, उनके संसाधनों पे कब्जा ना करें, डकैती ना डालें और इससे दूर रहें। यूपी में एक हफ्ते बीजेपी के सारे कार्यक्रम रद्द हैं। योगी ने विधायकों के साथ बैठक की है, यानी सीएम योगी ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। घुसपैठियों के खिलाफ योगी ने ऑपरेशन विधायक छेड़ दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। योगी की सख्ती, योगी की तेजी, योगी के निर्देशों के पीछे की वजह वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो प्रदेश में अवैध तरीके से रह रहे हैं। योगी का साफ कहना है कि घुसपैठियों के लिए ना तो रेड कारपेट बिछाया जा सकता है और ना ही उन्हें देश के संसाधनों का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार है। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस विभाग को सख्त और साफ निर्देश दिए हैं। विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक में योगी ने कह दिया कि अगले 1 हफ्ते तक सारा फोकस एसआईआर पर रहना चाहिए। योगी का निर्देश है कि विधायकों को गंभीरता से इस पर काम करना होगा। इसे लेकर कोई बहाना नहीं चलेगा। अगले 1 हफ्ते जो भी काम है उन्हें स्थगित कर दिया जाए और केवल एसआईआर पर पूरा फोकस किया जाए। घुसपैठिए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। 2017 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं और अकेले यूपी में इन घुसपैठियों की संख्या करीब 10 लाख है। इसलिए घुसपैठिए के रूप में सूबे में रह रही इस दीमक को हटाने के लिए योगी ने महाअभियान छेड़ दिया है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में अभियान ने तेजी पकड़ ली है। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कानपुर की हैं, जहां पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल योगी के निर्देशों के बाद खुद घुसपैठियों की तलाश में सड़क पर उतर आए हैं। के लिए जो गलत लोग हैं, है ना, जिन लोगों का जो धारणा गलत है, जो सोच गलत है, उनके लिए पुलिस घूम रही है, उनके खिलाफ सख्ती कार्रवाई। कानपुर के संवेदनशील इलाके में लोगों की पासपोर्ट, वीजा, आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी चेक की जा रही है। सत्यापन के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। जिस इलाके में हम अभी हैं ये काफी संवेदनशील इलाका है और चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। जो हमारा त्रिनेत्र के अंतर्गत हमारे जो कैमरे हैं उनको सक्रिय कर दिया गया है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है। इसी तरह सहारनपुर के महापौर ने प्रशासनिक अमले को घुसपैठियों की तलाश में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अभी आपको जानकारी हो कि गहन मतदाता परीक्षण अभियान, सुधारीकरण मतदाता जो लिस्ट है, मतदाताओं की सूचियां हैं, उसमें चल रहा है और बहुत ये भय बना हुआ है कि इस तरह के लोग कई बार तरह तरह के प्राश्रय प्राप्त करके उन सूचियों में एंटर हो जाते हैं, तो उस पे एक सख्त कार्रवाई हो। यूपी में योगी आदित्यनाथ का प्लान इसलिए कारगर होता दिख रहा है क्योंकि घुसपैठियों की धरपकड़ का काम एसआईआर के साथ साथ हो रहा है। अलग अलग जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाने का काम पहले ही जोर पकड़ चुका है। ऐसे में ये बहुत संभव है कि योगी का घुसपैठियों को बाहर करने का ये प्लान दूसरे राज्यों के लिए नया मॉडल बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप अपनी फ्लाइट पकड़ने में 2 मिनट भी लेट हो जाएं, तो एविएशन कंपनियां आपको फ्लाइट बोर्ड तक नहीं करने देती। लेकिन यही एविएशन कंपनियां अपनी खामियों के चलते अक्सर आम यात्रियों के पैसे और समय के साथ खिलवाड़ करती हैं बेधड़क और उन्हें मानसिक प्रताड़ना देती हैं। तब इनसे सवाल तक नहीं पूछा जाता। लेकिन आज सवाल पूछना जरूरी हो गया है क्योंकि स्टाफ की कमी और दूसरी तकनीकी समस्याओं के चलते इंडिगो एयरलाइंस लाखों यात्रियों की परेशानी का सबब बन गई है। 4 दिन में इंडिगो की 1200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। इंडिगो के इस संकट से करीब 1 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं देश भर में। यानी भारत की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी इंडिगो पूरी तरह से जमीन पर आ गई है। क्रैश लैंडिंग हो गई है उसकी और कल भी उसकी उड़ानों पर संकट के ही बादल छाए रहने की आशंका है।
गुस्सा, आक्रोश, परेशानी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी के सैकड़ों प्लेन स्टाफ की कमी के चलते जमीन पर हैं और यात्रियों का गुस्सा 7वें आसमान पर। जमीन पर सामान का ढेर लगा है। काउंटर पर यात्रियों का हंगामा बढ़ता जा रहा है। ये हालात लगातार 4 दिन से बने हुए हैं, जो अब बद से बदतर हो गए हैं। बीते 4 दिनों से इंडिगो की उड़ानों में लगातार देरी और फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। देश के एविएशन सेक्टर में 60% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो के फ्लाइट कैंसिलेशन का हाल देखिए। दिल्ली से आज इंडिगो की एक भी उड़ान नहीं हो पाई। यहां से 172 उड़ानें रद्द हुई। मुंबई हवाई अड्डे पर कम से कम 118 उड़ानें रद्द हुई। बेंगलुरु में 100, हैदराबाद में 75, इसके अलावा कोलकाता, चेन्नई, गोवा, लखनऊ और भोपाल, वहां भी इंडिगो के यात्रियों को आखिरी वक्त पर पता चला कि उनकी फ्लाइट अचानक से कैंसिल कर दी गई है। इंडिगो की 1200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिसके चलते देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हाल दिखा। गोवा, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु समेत देश के हर बड़े एयरपोर्ट पर इंडिगो के यात्री परेशान रहे। यात्री एयरपोर्ट पर घंटों घंटों इंतजार करते रहे कि उनकी फ्लाइट कब उड़ेगी। कैंसिल हुई कल रात की, उसके बाद आज सुबह की मिली। यहाँ पर आए तो वो भी कैंसिल हो गई। इंटीमेशन कर रहे हैं, ना कोई अप्रोच कर रहे हैं, ना कोई ड्रॉप पिकअप कुछ नहीं कर रहे, एकोमोडेशन कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, कोई इनकी तरफ से फोन नहीं आया, वरना हम तो होटल में रुक जाते। और सर हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, बताओ हमें कोर्ट जाना है अर्जेंट, अब कैसे जाएंगे। आज फ्लाइट हमारी कैंसिल हो गई है। इंडिगो जो आज की दिल्ली जाने वाली थी और 1:30 बजे की फ्लाइट थी हमारी। और आप देख सकते हैं इंडिगो वालों ने कोई सूचना हमें नहीं दी, ना कोई मैसेज किया, ना कॉलिंग की। और सारे जितने भी टूरिस्ट वाले हैं, सारे लोग परेशान हैं यहाँ पे। आखिर देश की बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के साथ अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया? तो इसके पीछे की 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह पायलट और केबिन क्रू की कमी। दूसरी वजह डीजीसीए के नए एफडीटीएल नियम। इंडिगो मैनेजमेंट इस क्राइसिस के लिए डीजीसीए की फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन पॉलिसी को, जिसकी वजह से पायलट और केबिन क्रू की अचानक से कमी आ गई। डीजीसीए को एफडीटीएल नियम क्यों लाना पड़ा, ये भी समझ लीजिए। दरअसल कई पायलट लगातार काम के चलते थकान की शिकायत कर रहे थे और कोर्ट ने भी कहा कि पायलटों को बेहतर आराम मिलना चाहिए। ऐसे में अब पायलट को हर हफ्ते 48 घंटे का आराम मिलेगा। रात में होने वाले लैंडिंग की संख्या भी कम कर दी गई है। नए नियम के तहत पायलट अब हर हफ्ते सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन डीजीसीए ने ये नियम 2 चरण में लागू किए। पहला चरण जुलाई में तो दूसरा नवंबर में लागू हुआ। लेकिन इस दौरान इंडिगो ने ना तो नए पायलटों की भर्ती की और ना ही केबिन स्टाफ बढ़ाया, और इसका नुकसान उठाना पड़ा इंडिगो के यात्रियों को। एयरपोर्ट आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एयरपोर्ट का हाल है। ये इंडिगो आप सामने देख पा रहे होंगे, भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। यात्री जो है नाराज हैं। नाराजगी इस बात की भी कि यहाँ इनको किसी भी तरीके की सूचना नहीं दी जा रही है, इनको किसी भी तरीके से बताया नहीं गया और इस वजह से इनको ज्यादा परेशानी हो रही है। लगातार फ्लाइट्स के कैंसिल होने से देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा, तो डीजीसीए को मजबूरन बड़ा फैसला लेना पड़ा। डीजीसीए ने एयरलाइंस खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत देते हुए वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को वापस ले लिया। डीजीसीए ने इंडिगो संकट की हाई लेवल जांच कराने का फैसला किया है, लेकिन कुछ सवाल अब भी अधूरे हैं। यात्रियों को परेशान करने की जिम्मेदार इंडिगो पर कोई कार्रवाई होगी? क्या परेशान यात्रियों को उनके नुकसान की भरपाई एयरलाइंस करेगी? हजारों रुपए खर्च कर यात्रा करने वाला विमान यात्री कंपनी के किए सजा को क्यों भुगते? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल 6 दिसंबर है, यानी बाबरी विध्वंस की बरसी। उत्तर प्रदेश में कोई हुड़दंग या हंगामा न कर सके, इसको लेकर हर संवेदनशील जिले में योगी फोर्स फुल अलर्ट पर है, और वो भी लाठी के साथ। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी है।
हुमायूं कबीर जिद पर अड़े हुए हैं और तो और ये दावा भी कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की पुलिस उनके साथ है। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी की सरकार बाबरी का मुद्दा फिर से जिंदा करना चाहती है? मैं जिंदगी का चला जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आई। मैं मरने के लिए भी तैयार है। चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स, सड़कों गलियों में फ्लैग मार्च है। यह तैयारी है 6 दिसंबर के लिए। एक तरफ योगी का प्रण है, उत्तर प्रदेश में बाबरी की बरसी पर कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, तो दूसरी तरफ अयोध्या से करीब 900 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में बाबरी पर बड़ी लड़ाई की तैयारी है। हुमायूं कबीर बाबरी विध्वंस की बरसी पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर अड़े हैं, लेकिन ममता सरकार को शायद कार्रवाई करने के लिए हंगामे का इंतजार है। टीएमसी से निलंबित विधायक ने बाबरी पर ऐलान किया कि रोक सको तो रोक लो, बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करके रहेंगे। मैं मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन मेरा एक जो सिलसिला, ये सिलसिला में पीछे हटने का कोई मौका मेरा पास है नहीं। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा, इतना बार बोलने का जरूरत ही नहीं है। साफ साफ बोल दिया, मुझे काम करने दीजिए, आपका काम आप कर लीजिए। यही है वो जगह जहां से बाबरी की नींव रखेंगे हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में कार्यक्रम के लिए स्टेज बनाया जा रहा है। पुलिस और बीएसएफ साथ मिलकर पूरे इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हुमायूं कबीर उनके समर्थकों का जोश दोगुना है। वो शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बाबरी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये डायस बनाया जा रहा है, ये पूरा ये जो हिस्सा है ये डायस का हिस्सा है। इतना इस हाइट पर होगा और यहाँ कहा जा रहा है कि जो बाहर से मेहमान आएंगे, जो दुबई से मेहमान आएंगे, बड़े मेहमान आएंगे, वो यहाँ बैठेंगे और यहाँ से रिमोट के द्वारा जो शिलान्यास का भूमि है उस भूमि पर वहाँ रिमोट के द्वारा वहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा। बाबर जो थे वो एक इतिहास था और बाबरी जो है वो आज का है, तो आज का कल से ना जोड़े। आज के जनरेशन का जो मेथड है वो उस बाबर से कभी मैच नहीं करेगा जो था। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शिलान्यास का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन अदालत ने हुमायूं कबीर के कार्यक्रम में दखल से इनकार किया। हालांकि अदालत के सामने ममता सरकार ये बताना नहीं भूली कि सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए उनकी तरफ से पर्याप्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। मतलब साफ है, बाबरी की बरसी पर हुमायूं कबीर पर कोई बंदिश नहीं है। भाईजान का हुजूम जुटेगा, तकरीरें होंगी, नींव बाबरी मस्जिद की पड़ेगी और ये सब कुछ होगा ममता बनर्जी की पुलिस की सुरक्षा में। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ऐसी तैयारी की कि बाबरी वाले सड़क पर फटक तक नहीं पाएंगे। बाबरी पर मातम के नाम पर कोई सड़कों पर हंगामा करने से पहले 100 बार सोचेगा। अयोध्या में योगी फोर्स ने राम मंदिर और उसके आसपास किलेबंदी कर दी। हर होटल से लेकर ढाबे तक की चेकिंग की जा रही, साथ में ड्रोन से निगरानी की जा रही। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं वर्षी को लेकर अयोध्या की संवेदनशीलता बढ़ गई है। 6 दिसंबर को अयोध्या अवैध किले में तब्दील दिखेगी। जितने भी प्रवेश द्वार हैं सभी द्वार पर सुरक्षा के कड़े पहरे के साथ सघन अभियान चलाया जाएगा। अयोध्या में पहले से ही धारा 163 लागू है, जिसको पुलिस प्रशासन कड़ाई के साथ पालन करवाएगी। अयोध्या की तरह कृष्ण जन्मभूमि मथुरा भी छावनी में तब्दील हो चुकी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर सहित पूरे शहर में जगह जगह भारी पुलिस बल, पीएसी और आरएएफ की तैनाती है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। यूपी में जो बाबरी बरसों पहले दफन हो चुकी है, उस बाबरी को हुमायूं कबीर बंगाल में जिंदा करने की कोशिश में है। ममता राज में मुमकिन हो सकता है, लेकिन यही काम हुमायूं कबीर ने यूपी में कोशिश की होती तो अंजाम सबको पता है। परिवेश वात्सायन, जी मीडिया, मुर्शिदाबाद। अदीना मस्जिद का मुद्दा तो संसद में उठ गया है, लेकिन उत्तराखंड के जंगलों में बनी अवैध मस्जिद का मुद्दा अब सीएम धामी के सामने पहुंचा है। उत्तराखंड को देवभूमि का दर्जा मिला है, लेकिन उसी देवभूमि पर कब्जा गैंग डेमोग्राफी बदलने की साजिश रच रहा है।
चादर गैंग के षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए सीएम धामी पहले ही एक्शन मोड में है, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार के निशाने पर वो मस्जिदें आ गई हैं जो जंगल के बीच कब्जे वाली नीयत से बनाई गई हैं। जहां सुबह की पहली किरण बद्री केदार को चूमती है, जहां गंगा अविरल धारा सनातन की पवित्रता को लेकर बहती है, जहां देवदार के जंगल भगवान शिव की जटाओं से लगते हैं, वहां कब्जा गैंग डेमोग्राफी बदलने की साजिश रच रहा है। लैंड जिहाद माफिया प्रदेश में अपना हरा नीला पीला कपड़ा डालकर हमारी बेकीमती जमीनों को लगातार उन पर कब्जा कर रहे थे। और अभी तक 9000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। चादर गैंग या कब्जा गिरोह किसी की भी मनमानी उत्तराखंड के सीएम को बर्दाश्त नहीं। सीएम धामी देवभूमि के अस्तित्व की रक्षा के लिए लगातार एक्शन मोड में है और यही वजह कि जहां भी विदर्भियों ने अवैध कब्जे किए उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। सीएम की सख्ती और प्रशासन के एक्शन के बावजूद कब्जा गैंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। नैनीताल के जंगलों में मियां भाई ने अवैध मस्जिद बना दी और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तस्वीरें नैनीताल के भूमियाधार गांव की, जहां भाईजान ने जंगल के बीच मस्जिद बना दी। अवैध मस्जिद की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो नैनीताल एसडीएम हरकत में आए। नगर पालिका को भी निर्देशित किया गया है कि उस संबंध में अवगत कराएं कि जो भूमि वन विभाग के द्वारा लीज पर दी गई थी और उनके रिकॉर्ड्स में जो भूमि प्रदर्शित हो रही है, दोनों के एरिया में डिफरेंस क्यों है। अधिकारी हरकत में आए तो पुराने दस्तावेज खंगाले गए, जिसके बाद वन विभाग के सामने 1924 का रिकॉर्ड आया कि मस्जिद के लिए विभाग ने मात्र 2 नाली जमीन लीज पर दी थी, मगर मस्जिद परिसर के चारों ओर करीब 45 नाली भूमि पर 4 दीवारी बना दी गई। भारत रूस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते, श्रम भागीदारी, फूड सेफ्टी, शिपिंग सहयोग, खाद फर्टिलाइजर पर अग्रीमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रूस की दोस्ती को बताया ध्रुव तारे की तरह। कहा 25 साल पहले पुतिन ने पार्टनरशिप की नींव रखी थी। पुतिन ने संबंधों को निरंतर सींचा। पुतिन ने पीएम मोदी से बातचीत पर दिया बड़ा बयान। कहा मोदी के साथ बातचीत मददगार रही, मेक इन इंडिया में करेंगे सहयोग। पुतिन ने भारत के साथ व्यापार और बढ़ाने का कर दिया है ऐलान। कहा हम आर्थिक सहयोग बढ़ाएंगे, भारत को रूस तेल देता रहेगा, $100 अरब ट्रेड का है मकसद। द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने की पुतिन की जमकर तारीफ। कहा पुतिन को पिछले 25 सालों से मैं जानता हूं। पुतिन के विजन और नेतृत्व ने भारत रूस के संबंधों को और मजबूत और भरोसेमंद बनाया। हैदराबाद हाउस में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट का किया है जिक्र। कहा उम्मीद है शांति लौटेगी, हम शांति के हर प्रयास के हैं साथ। राष्ट्रपति पुतिन ने बैठक में दिया बड़ा बयान। कहा हम शांति के प्रयासों के साथ हैं, रूस भी शांति के ही पक्ष में है। पुतिन ने राजघाट जाकर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी, महात्मा गांधी को पुष्प चक्र अर्पित किया। डिनर के लिए पुतिन पहुंचे राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन का किया स्वागत। सामने आई तस्वीरें। पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रपति पुतिन को तोहफे दिए गए उसकी लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें चांदी का घोड़ा, मार्बल चेस सेट, कश्मीरी केसर और रूसी भाषा में भगवत गीता दी गई है। तस्वीरें भी आई सामने। देश भर में इंडिगो संकट का असर। दिल्ली में आज आधी रात तक सारी उड़ानें की गई रद्द। फ्लाइट लेट और रद्द होने पर यात्रियों का गुस्सा फूटा। एयरपोर्ट पर हंगामा, इंडिगो के खिलाफ नारेबाजी। 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई। इंडिगो ने माफी मांगी। दिल्ली मुंबई रूट पर इंडिगो की कल नहीं होगी कोई भी फ्लाइट, सभी उड़ानें की गई रद्द। इंडिगो ने इसकी जानकारी दी। राजस्थान के उदयपुर में महाराणा एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जबरदस्त बवाल कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। कोच्चि जाने वाली फ्लाइट कैंसिल होने से है नाराजगी। मौके पर जमकर हुई नारेबाजी। इंडिगो संकट के बीच दूसरी एयरलाइंस का किराया हो गया है महंगा। एक्शन में आया अमित शाह। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की, हालात की पूरी जानकारी ली। इंडिगो संकट के बाद डीजीसीए ने वीकली रेस्ट नियम वाला आदेश तत्काल प्रभाव से ले लिया है वापस। एयरलाइंस कंपनियों को इससे राहत मिलेगी। इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान। कहा देश में ज्यादातर चीजों पर कुछ लोगों का है अधिकार, लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। संसद में उठा पश्चिम बंगाल के मालदा की अदीना मस्जिद का मामला। बीजेपी सांसद शमिक भट्टाचार्य ने राज्यसभा में सवाल पूछा, क्या अदीना मस्जिद नहीं आदिनाथ मंदिर है। टीएमसी से सस्पेंड हुए विधायक हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। बोले आरएसएस के लिए काम कर रही है ममता बनर्जी, बाबरी मस्जिद तो बनकर रहेगी। नई बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं कबीर का बयान। कहा 6 दिसंबर के दिन ही रखी जाएगी मस्जिद की नींव। 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने का किया गया दावा।
बिहार के बेगूसराय में तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। ओवरब्रिज के नीचे बने कई घरों को किया गया है जमींदोज। लगातार जाम की समस्या बढ़ रही थी। बिहार के भागलपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान युवक ने किया हंगामा। प्रशासन की चेतावनी के बाद भी नहीं रुका युवक, पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार के समस्तीपुर में बुलडोजर कार्रवाई से पूरे इलाके में कैसे हड़कंप मचा, वो अब आप देखिए। करीब 280 परिवार इससे प्रभावित हुए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रहे मौजूद। उत्तराखंड के विकास नगर में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली। करीब 5 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई। अवैध कॉलोनी को किया गया ध्वस्त। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का किया विरोध।